सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित पाठ अतिथि तुम कब जाओगे को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक शरद जोशी जी हैं। शरद जोशी एक व्यंग्यकार हैं, यानी व्यंग्य के बहुत अच्छे और बहुत बड़े लेखक हैं। इस पाठ में एक ऐसे अतिथि की घटना का वर्णन किया गया है जो एक परिवार में अनायास ही आ जाता है और फिर जाने का नाम नहीं लेता। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अतिथि आता है और फिर जाने का नाम क्यों नहीं लेता और उसे घर से भेजने के लिए परिवार के लोग क्या क्या उपाय करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ को। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लोग लेखक शरद जोशी जी का थोड़ा सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई सन 1931 को हुआ था। इनका बचपन कई शहरों में बीता, यानी इनका बचपन जो था वो कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। कुछ समय तक इन्होंने सरकारी नौकरी की और फिर बाद में इन्होंने नौकरी को छोड़ करके केवल लिखने का कार्य ही प्रारंभ किया और उसी को अपनी आजीविका का साधन बना लिया। यानी उसी से जो आय हो जाती थी, जो इनकी इनकम होती थी, उसी से ये काम चलाने लगे। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखीं, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। मैंने बताया कि ये बहुत बड़े व्यंग्य लेखक हैं। तो शुरुआत के कुछ दिनों तक इन्होंने कहानियाँ लिखीं, फिर बाद में व्यंग्य ही लिखने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कालम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। इन्होंने कई सारे धारावाहिकों की जो पटकथाएं होती हैं, स्टोरी होती हैं और उनके जो डायलॉग होते हैं, संवाद होते हैं, उनको भी लिखा। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। हिंदी व्यंग्य को जो ऊंचाई तक ले जाने वाले प्रमुख व्यंग्यकार हैं, उनमें से एक नाम शरद जोशी का भी प्रमुख है। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। इनकी भाषा जो है वो काफ़ी सरल और सहज है। मुहावरों और हास्य परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। इन्होंने अपने लेख के दौरान मुहावरों का और हास्य परिहास का खूब प्रयोग किया है, जिसकी वजह से इनकी रचनाएं काफ़ी रोचक हो गई हैं। यानी इनकी रचनाएं पढ़ने में बहुत ही रुचिपूर्ण लगती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। चाहे धर्म हो, आध्यात्म हो, राजनीति हो, सामाजिक जीवन हो या व्यक्तिगत आचरण हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र पर इन्होंने अपनी लेखनी न चलाई हो। यानी जिस क्षेत्र की आप बात करें, हर क्षेत्र पर इन्होंने खूब लिखा है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। यानी इन्होंने समाज में जो भी विसंगतियां हैं उन पर
बड़ी निधड़क ढंग से, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के खूब लिखा है और लिखते समय किसी भी तरह का उन्होंने कोर कसर बाकी नहीं रखा है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। पढ़ने वाला, पाठक मतलब उनकी रचनाओं को पढ़ने वाला इन्हें पढ़ करके चकित होता है और बहुत कुछ सोचने पर विवश भी होता है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना के चले जाते हैं, बिना कोई पूर्व सूचना दिए ही चले जाते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं। भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर, यानी जिसके घर वो जाते हैं, उस पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। तो आइए अब पाठ को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। पाठ क्या है? तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक शरद जोशी लिखते हैं कि अतिथि को आए हुए 4 दिन आज हो चुका है, यानी आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है और आज चौथे दिन यह प्रश्न मन में बार बार उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। हे अतिथि, तुम कब जाओगे। तुम यहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ बैठ कर के बिना किसी संकोच के सिगरेट पी रहे हो और धुआं उड़ा रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो तुम्हारे सामने कैलेंडर है उसे तुम देख रहे हो कि इसकी तारीखें जो हैं वो नम्रता से अपनी सीमा में फड़फड़ाती रहती हैं, यानी एक के बाद दूसरी तारीखें बदल रही हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि पिछले 2 दिनों से हर दिन मैं तुम्हें तारीख दिखा करके तब उसको बदलता हूँ कि शायद तुम्हें याद आ जाए और तुम जाने का नाम लो। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है। लेखक शरद जोशी जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता हो, जोड़ना घटाना आता हो, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि आज यह चौथा दिन है, यानी 4 दिन से तुम हमारे यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हारे सतत मतलब लगातार, निरंतर, आतिथ्य मतलब सेवा भाव करने का चौथा भारी दिन, और ये चौथा हम लोगों के लिए दिन एक भारी दिन है, यानी 4 दिनों से तुम बैठ करके यहाँ पर खा रहे हो, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेखक कहते हैं कि लेकिन अब भी ऐसा कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ से जाने वाले हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चाँद पर नहीं रुके थे। लेखक व्यंग करते हुए लिखते हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुँचे थे, वे लोग भी इतने दिन यानी 4 दिनों तक वहाँ नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। जितने समय तक तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो और यहाँ रुके पड़े हो। ज़मीन पर तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने
तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। लेखक लिखते हैं कि तुमने अपने जो ये भारी चरण कमल हैं, इनके चिन्ह भी हमारी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो, हमसे एक संबंध भी बना लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजनी चट्टान देख ली, और तुमने मेरी जो आर्थिक सीमाएं हैं, यानी जो मेरे पास पैसे रुपए की व्यवस्था है, उन सबको भी अच्छे से जान लिया है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। मिट्टी खोदना मतलब कि उनको खोखला बना देना ना। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम मुझे काफ़ी खोखला कर चुके हो। खोखला कैसे कर चुके हो? क्योंकि 4 दिनों से टिके हो, तो लगातार तुम्हारे ऊपर जो खर्च हो रहा है, पैसे जो लग रहे हैं, उससे हम लोगों की हालत खराब हो चुकी हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। वो कह रहे हैं मन ही मन कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। तुम्हारे जाने के लिए यह सही समय है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से तुम टिके हुए हो। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारा घर नहीं बुला रहा है? तुम्हारा गांव नहीं बुला रहा है? तुम्हारे परिवार के लोग याद नहीं आ रहे हैं? उस दिन जब तुम आए थे, लेखक आगे लिखते हैं और कहते हैं कि उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जब उस दिन तुम आए, तभी मेरा हृदय अज्ञात आशंका से, अनजान शंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था, और अंदर ही अंदर जो मेरा बटुआ था, पर्स था, वो भी कांप गया था। क्यों कांप गया था? क्योंकि महसूस हो रहा था कि अब पैसे जाने वाले हैं। इसके बावजूद, इतना कुछ होने के बाद भी, एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। और तुम याद करो कि इतना कुछ मेरे अंदर हो रहा था, फिर भी मैं एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ तुमसे गले मिला था। और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी, और मेरी जो पत्नी है उसने भी तुम्हें आदर के साथ नमस्ते किया था, प्रणाम किया था। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन में एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। और तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे स्वागत में, हम लोगों ने जो रात का भोजन था, उसे भी एकाएक एक उच्च मध्यम वर्ग का जो रात का भोजन होता है, डिनर होता है, उसमें बदल दिया था। यानी थोड़ा सा अच्छा व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया था, जितना हम लोग कर सकते थे। तुम्हें स्मरण होगा, तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तुम्हें याद भी होगा कि उस दिन हम लोगों ने 2 सब्जियां बनाई, रायता बनाया और साथ ही साथ मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। हम लोगों का ये जो सारा उत्साह था और इतनी लगन से जो तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, उसके मूल में, उसके जड़ में एक आशा थी। और वह आशा यह थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम लोगों को आशा थी कि इतनी अच्छी हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, अगले दिन तुम क्या करोगे कि एक अच्छी मेहमान नवाजी की छाप लेकर के, कि अच्छी खातिरदारी को याद करते हुए तुम अगले दिन ट्रेन पकड़ करके चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग तुमसे रुकने के लिए भी कहेंगे, तो भी तुम रुकोगे नहीं, एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। और हम लोग सोच रहे थे कि तुम क्या करोगे कि एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। इसलिए तुम्हारे स्वागत में हम लोगों ने रात के खाने में भी खूब अच्छी व्यवस्था की, यानी 2 सब्जी बनाई, रायता बनाया और मीठा बनाया, उसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें बनाई। पर ऐसा हुआ नहीं।
लेकिन जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। ले कहते हैं कि लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दूसरे दिन भी तुम जो अतिथि सुलभ मुस्कान थी, जो अतिथि के चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान होती है, उसे लिए हुए यानी मुस्कुराते हुए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। हमें तो तुम्हें देख कर के दुख हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपनी जो पीड़ा थी, अपना जो कष्ट था, उसे अपने अंदर ही पी लिया और खुश बने रहे, प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमने तुम्हारे स्वागत के जिस उच्च बिंदु पर तुम्हें ले जा चुके थे, लेखक कहते हैं कि जितना हम लोगों का मतलब कैपेसिटी थी, जितनी हम लोगों की सामर्थ्य थी, ताकत थी, उतना हम लोग स्वागत तो शाम को ही कर चुके थे। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचे थे कि सुबह सुबह आप चले जाएंगे, अतिथि चले जाएंगे। लेकिन जब सुबह भी नहीं गए तो उससे थोड़ा सा व्यवस्था नीचे हुआ, यानी थोड़ी नीचे उतर करके हम लोगों ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था की और शाम को सिनेमा दिखाने भी मैं ले गया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। यह हमारे जो सत्कार का है वो आखिरी छोर है, यानी इससे ज़्यादा हम सत्कार नहीं कर सकते थे। जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, इससे आगे हम लोग आज तक किसी के लिए नहीं बढ़े थे। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। लेखक लिखते हैं कि इसके बाद भावभीनी विदाई यानी तुम्हारे जाने का क्षण आ जाना चाहिए था, यानी तुम्हें चले जाना चाहिए था। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। हम सोच रहे थे कि भाई पहले दिन नहीं गए तो दूसरे दिन रुकने के बाद तो चले ही जाओगे और हम तुम्हें विदा करने स्टेशन तक जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेखक कहते हैं, लेखक लिख रहे हैं कि जो अतिथि आए पहले दिन तक तो खूब उन लोगों ने अतिथि की सेवा सत्कार किया और सोचा कि अगले दिन चले जाएंगे, लेकिन अगले दिन भी रुक गए। तो अगले दिन क्या हुआ कि उससे थोड़ा कम उनका सेवा सत्कार हुआ, यानी थोड़े जो व्यंजन थे भोजन में उनमें कमी आई और फिर सोचे सिनेमा भी दिखा दिया कि अब अगले दिन चले जाएंगे, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, और तीसरा दिन जब हुआ तो उस दिन सुबह जब तुम्हें मुझसे जाने की बात करनी चाहिए थी तो तुमने कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यानी जो तुम्हारे कपड़े थे अब तुम उसे साफ करने की बात कर रहे हो। यह आघात अप्रत्याशित था। लेखक लिखते हैं कि यह जो चोट थी, आघात था, वह हम लोगों के लिए एकदम अप्रत्याशित था, आकस्मिक था, अचानक था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि तुम तो जाने की बात कहोगे और यहाँ तुम कह रहे हो कि मैं कपड़े धोने के लिए धोबी को देना चाहता हूँ। और इसकी चोट भी बड़ी मार्मिक थी, बड़ी गहरी लगी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यों रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जो समीप रहने की घड़ी है, वेला है, इस तरह से रबर की तरह वह खिंचती और बड़ी होती चली जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। यानी मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने समय तक मेरे यहाँ टिकने वाले हो। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। इस तरह से तीसरे दिन जब तुमने मुझसे धोबी को कपड़े देने की बात कही, तब मुझे लगा कि जो हम लोग कहते हैं कि अतिथि देवता होता है, कि अतिथि देवो भवः,
कि वह अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। वह मानव होता है और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि जब वह आ जाए और जाने का नाम न ले, चाहे घर के लोगों पर कितनी भी दिक्कत क्यों न हो, तो ऐसे समय में वह अतिथि देवता नहीं बल्कि दानव लगने लगता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते और जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। जब उन्होंने धोबी से कपड़े धुलवाने की बात कही तो मैंने कहा कि चलिए किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, किसी धोबी की दुकान पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। मेरे अंदर फिर मन में एक विश्वास जागा कि शायद कपड़ा धुल जाए जल्दी तो तुम चले जाओ। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं। अतिथि ने कहा कि कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा और फिर मैं अपनी जो बनियान थी उस पर कुर्ता डाल करके लॉन्ड्री की ओर चल दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि क्या लॉन्ड्री पर कुर्ता धुलाने के बाद अतिथि चले गए या फिर नहीं गए, और फिर नहीं गए तो कितने दिन तक रुके और रुकने के दौरान क्या क्या कठिनाई उस घर पर, उस लेखक या उस व्यक्ति पर टूटी जिसके घर अतिथि आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।